अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 7.4 एक्सरसाइज को देखना है और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। उसमें बेटा हमने डिस्कस किया था कि जब हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आंसर में भी एक वेक्टर आएगा और वो वेक्टर कैसा होगा, कैसे फाइंड करना है। देखो उसके लिए हमने कुछ फार्मूलास पढ़े थे। पहला फार्मूला हमने पढ़ा था कि u क्रॉस v, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। ठीक है ना, ये फार्मूला था। तो उसमें फिर मैंने क्या कहा कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी आंसर में क्या आता है, एक वेक्टर आता है। ठीक है ना, और उस वेक्टर की मतलब ये जो u क्रॉस v है ये भी एक वेक्टर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी। डायरेक्शन के लिए बेटा हमने लिखा था n कैप। ये क्या है, ये बेटा यूनिट वेक्टर है और ये क्या करेगा, ये हमें डायरेक्शन देगा किसकी, u क्रॉस v। ठीक है, और इस यूनिट वेक्टर को हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर का नाम दिया था। नॉर्मल से मुराद होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का नाम क्यों रखा था, क्योंकि बेटा आपको मैंने कल भी बताया कि लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर u है, ये वेक्टर v है। अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। हमने u पर हाथ को रखना है, राइट हैंड को, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ये थंब जो डायरेक्शन दे रहा है हमें, ये हमें u क्रॉस v की डायरेक्शन दे रहा है और ये डायरेक्शन कौन सी है जी, ये वाली। ठीक है ना, तो बेटा गौर से देखना आप लोगों ने, ये वेक्टर u है और ये वाला वेक्टर v है, जबकि ये वाला वेक्टर कौन सा है, u क्रॉस v। ये वाला वेक्टर कौन सा कहलाएगा, u क्रॉस v। और ये वाला वेक्टर u क्रॉस v वेक्टर u पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर v पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, कि u क्रॉस v इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई इस यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं और नॉर्मल से मुराद होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा आगे आगे बेटा हमने sin थीटा का एक फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला ये पढ़ा था, एक sin थीटा का फार्मूला पढ़ा था, u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड। फिर हमने कंपोनेंट वाइज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा कि एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो बेटा वो डिटरमिनेंट की वजह से निकलेगा। कैसे, पहली रो में आपने ij के लिख देना है, दूसरी रो में आपने फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देने हैं ij के। अच्छा, और थर्ड रो में आपने सेकंड वेक्टर के ijk वाले कंपोनेंट्स लिख देने हैं। ठीक हो गया। अब जरा 7.4 एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो उसमें बेटा जो एएलपी में सिलेबस है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9। ये हमारे पास एएलपी का सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको हम पढ़ते हैं। कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया C डॉट P, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस C। पहले इतना काम कर लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। क्या जी, A क्रॉस B भी फाइंड करना है और B क्रॉस A भी फाइंड करना है। अच्छा, दोनों करने हैं पर मैं जो है यहां पर सिर्फ एक काम कर रहा हूं और वो ये बस A क्रॉस B मैं फाइंड करने लगा बेटा, B क्रॉस A आप लोग खुद फाइंड करोगे। ठीक है। अच्छा, इतना काम करते हैं, उसके बाद वो क्या कहता है उसके बाद में। ठीक है, देखो ये पार्ट 1 में आपको वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर B दिया हुआ है। जरा इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, A क्रॉस B। ये वाला मेथड यूज कर लो, डिटरमिनेंट वाला। अब
सा है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं आई जे के वाले। आई कंपोनेंट क्या है 2, जे कंपोनेंट क्या है 1, के कंपोनेंट क्या है -1। अब वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखते हैं, वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट -1 और के कंपोनेंट +1। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो बेटा आपको याद हो फर्स्ट ईयर में, अगर हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं आई वेक्टर लिखा, साथ में ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 -1 -1 +1। अब सेकंड एलिमेंट जे, जे की बात करेंगे तो माइनस आएगा, आपको याद हो डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते थे। अब बेटा ये जे वाली रो गई, जे वाला कॉलम क्या, 4 एलिमेंट्स बच गए 2 -1 1 और 1, उनको लिख लेते हैं। अब लास्ट रह गया के, तो के वाली रो गई, के वाला कॉलम गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 1 1 -1। अब आगे डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने आते होंगे, वन को 1 से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 1, फिर माइनस फार्मूले का होता है -1 से मल्टीप्लाई कर +1, ठीक हो गया, -j यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 1 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस फार्मूले का, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और फिर क्या करना है 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के अगेन क्रॉस प्रोडक्ट 2 -1 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा -2, माइनस फार्मूले का, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 1। आगे चलते हैं जरा, ये क्या आएगा बेटा 1 - 1 0, तो क्या आ जाएगा 0i, टू प्लस 1 3, 3j से मल्टीप्लाई करें -3j, ठीक है, -2 -1 -3 प्लस k से मल्टीप्लाई करें -3k, ये बेटा जी हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम आप रख सकते हो वेक्टर 1 जो कि गिवन था, वेक्टर 2, ठीक है, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है इसका नाम रख देते हैं वेक्टर 3। बेटा हमने a क्रॉस b निकाल लिया, अब बिल्कुल इसी तरह आपने b क्रॉस a भी फाइंड कर लेना है। हाँ एक और चीज, इसके बाद जो ये वाला स्टेप किया है ये लाजमी नहीं है, आप चाहो तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो, इस स्टेप की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे देखो जरा बेटा, जैसे ये a क्रॉस b निकाला वैसे ही आप b क्रॉस a निकालो, चाहे वो डिटरमिनेंट की मदद से निकालो या फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या u क्रॉस b
और v क्रॉस u में फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ माइनस का फर्क होता है, ठीक है। तो ये a क्रॉस b आ गया। अगर आपने b क्रॉस a निकाला तो क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो b क्रॉस a आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप प्रॉपर्टी यूज करो, चाहो तो आप डिटरमिनेंट से फाइंड करो, वो आप लोग खुद कर लेना। अच्छा, अब जरा अभी तक जो हमने काम किया इस काम को समझना है। बेटा ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था, और ये वेक्टर कौन सा है? a क्रॉस b। मतलब ऐसे कुछ बन रहा है जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि ये वेक्टर a है ब्लू वाला, ये वेक्टर b है, और अभी हमने क्या फाइंड किया? a क्रॉस b। ये भी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, परपेंडिकुलर, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब देखना बेटा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और ये वाला क्या कहलाएगा? a क्रॉस b। अभी आपके सामने है ये जो वेक्टर a क्रॉस b है, ये इस पर और इस पर दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a क्रॉस b है, ये वाला वेक्टर a पर भी परपेंडिकुलर है और b पर भी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही है, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक ऐसे है। यही बात अब हमने वेरीफाई करनी है कि वाकई परपेंडिकुलर है या नहीं, कैलकुलेशन की मदद से। आगे वो यही कह रहे हैं, अभी तक हमने इतना काम किया, आगे वो क्या कह रहे हैं? चेक योर आंसर। ये जो आपका आंसर आ रहा है इसको चेक करना है। क्या चेक करना है? बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी, ए और बी दोनों को शो करना है इज परपेंडिकुलर टू दी ए क्रॉस बी। मैंने बी क्रॉस ए की तो बात नहीं ना की, वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो यहां पर भी मैं बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूं। अभी हमने क्या फाइंड किया? ए क्रॉस बी, तो इधर भी हम किसकी बात करेंगे? ए क्रॉस बी। तो हमें क्या चेक करना है? चेक योर आंसर। इस आंसर को चेक करना है बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों इस परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ठीक है, हमने आसान लफ्जों में बोलो तो बेटा हमने ये चेक करना है कि ए और बी दोनों के दोनों इस पर परपेंडिकुलर है या नहीं, या फिर ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर है या नहीं, हमने शो करना है, चेक करना है। डेफिनेशन से तो है, मैंने आपको भी ग्राफिकली समझा भी दिया मार्केट की मदद से, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि चेक करो कि परपेंडिकुलर है या नहीं। मतलब जो डेफिनेशन में बात बोली है उसको चेक करवाना चाह रहे हैं। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा? बेटा 7.3 में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। 7.3 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो हम भी यही सिंपल सा काम कर रहे थे कि इस वेक्टर का और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और 0 लाया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सॉल्व करते हैं जरा। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी के साथ। अच्छा जी, हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसका? वेक्टर ए का और वेक्टर ए क्रॉस बी का, दोनों का क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो किसके इक्वल आएगा ये? वेक्टर ए की वैल्यू रखी डॉट, आगे क्या है? ए क्रॉस बी, तो हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है ना? वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी इन दोनों का आपस में करना है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का तरीका कार क्या होता है? 7.3 में आपको बताया था, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से। तुम्हारे पास क्या आएगा? 2, इधर क्या आ रहा है?
0। अब जे कंपोनेंट जैसे प्लस माइनस माइनस, इधर 1 है उधर 3 है। फिर के कंपोनेंट से माइनस माइनस प्लस, इधर 1 है उधर 3 है। तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई के 0 -3 + 3, सो आंसर क्या आ गया 0। इसका आंसर 0 आया। A क्रॉस B और वेक्टर A का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आया 0। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सो वेक्टर A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। हमने भी क्या चेक किया, हमने चेक किया कि वेक्टर A और वेक्टर A क्रॉस B आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब सिमिलरली हमें वेक्टर B को भी चेक करना है कि वेक्टर B और वेक्टर A क्रॉस B दोनों क्या परपेंडिकुलर है या नहीं। उसके भी सेम प्रोसीजर, कि उसने क्या बोला था, दैट ईच A एंड B इज परपेंडिकुलर। सीधा ईच, हर A और B इस पर परपेंडिकुलर है या नहीं, वो हमें चेक करना। अब जैसे हमने A का डॉट प्रोडक्ट लिया था A क्रॉस B के साथ, अब B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस B के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर B और A क्रॉस B। इनका डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो वेक्टर B जो है वेक्टर B की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो I - J + K, और A क्रॉस B वेक्टर ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू रखो 0 I - 3J + -3K। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वही तरीका जो बोला था, I कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई कर दो, J कंपोनेंट J से और K कंपोनेंट K से। I कंपोनेंट 1 है, इधर I कंपोनेंट 0, इधर J कंपोनेंट क्या है, माइनस माइनस प्लस, J कंपोनेंट 1 है, इधर J कंपोनेंट क्या है 3। ठीक हो गया। अब K कंपोनेंट को K कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे आप, प्लस माइनस माइनस, इधर 1 है इधर 3 है, तो हमारे पास क्या आएगा 0, ये क्या आएगा +3, ये क्या आएगा -3, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 0 बन गया। ये किसका आंसर आया, अच्छा। अब ये आपके सामने बेटा वेक्टर B और A क्रॉस B दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर टू। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, लेकिन बस एक काम जो है ये अभी अधूरा है। वो क्या, ये जो मैंने A क्रॉस B फाइंड करके उसके साथ ये दोनों काम किया है, यही सेम काम आपने B क्रॉस A के लिए भी करना है, वो बेटा आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न से आपने B क्रॉस A फाइंड करना है, फिर उसका भी आपने A के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और B के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेना है, वो दोनों भी 0 आएंगे क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब आता है जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अच्छा बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया था और पार्ट नंबर 2 जो है वो आप लोग खुद कर लेना, सेम उसी प्रोसीजर से है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस वेक्टर चेंज है, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये भी इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पिछला वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन था पर वो इतना लंबा चौड़ा आपको काम नहीं देगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक कोई काम दे देगा, जैसे कि आपको फाइंड क्या देगा, फाइंड a क्रॉस b एंड चेक a एंड b आर परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b और नॉट, ठीक है ना। मतलब एक काम दे देगा, ये नहीं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों काम करेगा। अच्छा, या जस्ट ये भी कह सकता है कि आपको a और b देके और आपको कह दे फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, बस इतना भी बोल सकता है। अच्छा, या क्वेश्चन नंबर 2 ये भी थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर इजी क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी लॉन्ग है। यहां पर भी दो मेन चीजें हैं, ठीक है ना, जो आपने फाइंड करनी है, और उन चीजों को फाइंड करने के लिए हमें क्या-क्या फाइंड करना है वो जरा देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो कह रहा है जी फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला मैं आपको याद करवा दूं, रिवाइज करवा दूं, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था 7.1 में। कोई भी वेक्टर हो उसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है यू कैप, तो बेटा इसका फार्मूला था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला था। मतलब अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो बेटा आपको कम से कम आपको वेक्टर का पता होना लाजमी है, ठीक है। वेक्टर का पता होगा तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। कैसे? वेक्टर का पता होगा तो हम उसके मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। जहां पर हमने क्या करना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पर किसका यूनिट वेक्टर, कौन से वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हमने। जरा वो आगे पढ़ेंगे तो कुछ बात थोड़ी बहुत समझ आनी है। आगे क्या लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पर किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। मतलब वो कहना चाह रहा है कोई एक प्लेन है, प्लेन मतलब कोई सरफेस है, उस सरफेस पे हमारे पास दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई सरफेस है, उस सरफेस पे हमारे पास दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, एक वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है ना। होप्स हो गई आपको नजर आ रहे हैं शायद। देखो बेटा, लेट्स सपोज ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पर हमारे पास दो वेक्टर्स पड़े हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये एक प्लेन में दो वेक्टर्स पड़े a और b, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ऐसा यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, और इस प्लेन में क्या रखा हुआ है, वेक्टर a रखा हुआ है और वेक्टर b रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, किसका यूनिट वेक्टर, किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। मतलब एक प्लेन पे जो हमने वेक्टर फाइंड करना है वो एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकालना। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर जिस प्लेन पर है उस प्लेन में आपके पास दो वेक्टर्स रखे हुए हैं, एक वेक्टर a रखा हुआ है और एक वेक्टर b रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये वेक्टर एक a है और एक b है, ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में है, ठीक है। हमने इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो वो जो वेक्टर आएगा क्या वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, यकीनन परपेंडिकुलर होगा। जरा पहले वो फाइंड करें। पहले वेक्टर a है, इसके i j k वाले कंपोनेंट्स दो, i कंपोनेंट क्या है 2, j कंपोनेंट -6 और k कंपोनेंट -3। दूसरा वेक्टर b है, इसके कंपोनेंट्स i कंपोनेंट 4, j कंपोनेंट 3 और k कंपोनेंट -1। अब जब हमने इसके डिटरमिनेंट लेना है इसको एक्सपैंड करना है। अब मैं वो वाला स्टेप नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, रो 1 से एक्सपैंड करना है, ठीक है। रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास i,
तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम क्या बची, कौन, ये 4 बचे, ठीक है, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम, ये 4 टर्म्स बच गए। हम इनको मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और आंसर देखते हैं क्या आता है। देखो -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6। फिर साइन आएगा फार्मूले का माइनस, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -9 आएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -9। वो -9 इस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक हो गया, आई की बात होगी। अब जे की बात करते हैं, तो जे की बात करेंगे तो साथ में हमारे साथ आपको पता है फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ भी प्लस होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जे की बात करनी है। तो जे की बात कर रहे हैं तो जे वाले रो छोड़ देंगे, जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचे हैं उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर आगे क्या आएगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 होगा। तो वो -12 का माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +12। अब लास्ट एलिमेंट के की बात करेंगे तो के वाली रो की के वाला कॉलम क्या है, तो क्या है, 2 3 6 साइन माइनस का फॉर्मूले का, फिर 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस माइनस 6 4 24, तो क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। तो वो -24 इस माइनस से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा +24। तो ये हमारे पास आगे क्या आ जाना है, इसका आंसर A क्रॉस B का नाइन में 6 ऐड करो 15 I से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15I -10 -12 में से 2 निकालते 10 को -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10j 24 में 6 जमा किया 30 को कैसे मल्टीप्लाई किया तो +30k। अब हमारे पास टोटल वेक्टर्स कितने होंगे बेटा, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, ठीक है, और तीसरा वेक्टर अभी हमने निकाला A क्रॉस B, ठीक है। अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मेरा ख्याल है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो A क्रॉस B वाला वेक्टर है ये A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। और इसी का हमने बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, कह रहा था ना फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालो किसका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां पर उसने उसको लिखना चाहिए था ताकि बच्चों की कंफ्यूजन कम होती, जहां पर उसको लिखना चाहिए था परपेंडिकुलर वेक्टर, उससे नहीं लिखा ताकि वो स्टेटमेंट को समझे। अगर वो लिखता था परपेंडिकुलर वेक्टर तो इजी हो जाता था, ठीक है। तो एक्चुअली में वो किसकी बात कर रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मालूम करना किसका, परपेंडिकुलर वेक्टर का। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, A पर भी और B पर भी, दोनों पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर निकालना तो किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूले के मुताबिक यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, फॉर्मूले के मुताबिक वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है।
बल्कि हम इस पर भी बाद में आते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं, हमारे पास तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए क्रॉस बी। तीनों की मैग्नीट्यूड पहले निकाला था, बाद में फार्मूलाज वगैरह पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़नी है और इसकी। पहले मैग्नीट्यूड निकाले थे सारे की, फिर हम बस फार्मूला पुट करेंगे और उसमें बाद में निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तीन वेक्टर्स है ए बी और ए क्रॉस बी, तीनों की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले निकालते हैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का -6 उसका स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का -3 उसका स्क्वायर, और फिर इस पूरी वैल्यू का क्या कर लेना, स्क्वायर रूट कर। तो हमारे पास क्या आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 36 + 4 40, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 40 + 9 कितना देगा, 49। ठीक है, अब 49 का स्क्वायर रूट देना तो बेटा 7 ए की मैग्नीट्यूड आ गई। इसी तरह से बी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट हो गया -1 उसका स्क्वायर। तो क्या देगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 16 + 9 25, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 25 + 1 26 का स्क्वायर। यह मजीद सॉल्व में होगा, लाइक इसमें कोई फैक्टर बाहर निकल सकता है। ए की मैग्नीट्यूड भी आ गई, बी की मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब जरा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का भी तरीका वही है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का -1 उसका स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का 30 उसका स्क्वायर, पूरी वैल्यू का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, -10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये वापस आएगा 900। तो बेटा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 7 आ गई, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 26 आ गई, और वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितना आ गई, 35 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, अब हम कहां पर आ जाते हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और एक इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है ए क्रॉस बी। ठीक है, हमने बेटा इस परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला। फाइंड द यूनिट वेक्टर इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए। ठीक हो गया, अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे, वी नो
किसके इक्वल था, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। हमने a क्रॉस b इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो क्या होगा फॉर्मूला, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी है, इसलिए मैंने फिर ये कहा था कि पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा, a क्रॉस b की वैल्यू क्या है, ये लिखी भी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितनी है 35। अब बेटा इस 35 को तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो कटिंग होगी तो क्या आएगा हमारे पास, 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 15 और 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 35, तो हमारे पास क्या आएगा 3/7 है। फाइव का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 10, 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 35, तो क्या आएगा 2/7 j प्लस 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 30, 7 तक पढ़ेंगे तो 35, तो हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा जी यूनिट वेक्टर का आंसर निकला है। एक आंसर ये निकला, उससे बोला था ना फाइंड अ यूनिट वेक्टर, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने ये वाली मैग्नीट्यूड क्यों निकाली थी, क्योंकि बेटा वो आगे भी कुछ कह रहा है, आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, किनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान। वो कह रहा है ये जो दो वेक्टर्स हैं a एंड b, इन दो वेक्टर्स के दरमियान साइन ऑफ द एंगल निकालो, और साइन ऑफ द एंगल का बेटा मैंने फार्मूला को लिखवाया था, sin थीटा इज इक्वल टू u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। वो फार्मूला मैंने सेकंड नंबर पे आपको लिखवाया, वही फार्मूला यहां पर यूज कर रहा हूं, आंसर आ जाता है। साइन एंगल फाइंड कर रहा है तो क्या लिखा, sin थीटा, वहां पर फार्मूला लिखा हुआ है क्या है, u क्रॉस, सॉरी वहां पास u और v नहीं है, वहां पास a और b है, तो क्या लिखेंगे a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड। अब इन तमाम मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज है हमारे पास, तो वो वैल्यूज पुट करते हैं। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था 35, इससे मैंने पहले मैग्नीट्यूड निकाली ताकि बाद में फार्मूला पुट करें वैल्यूज। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या 35 डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड क्या है 7, b की मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट 26, तो ये क्या आएगा 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो हमारे पास क्या है sin थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 26 का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, एक या चीज निकाली थी यूनिट वेक्टर और दूसरा निकाला था साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच साइन एंगल निकाला था, साइन एंगल निकाल दिया। अब यहां पर कंफ्यूजन ये करते हैं बच्चे कि साइन फंक्शन को उधर ले जाकर इन्वर्स कर देते हैं और थीटा निकाल देते हैं, बेटा वो नहीं करना, क्योंकि यहां पर आपको थीटा फाइंड करने का नहीं बोला, यहां पर आपको साइन फाइंड करने का बोला, साइन फंक्शन साइन थीटा फाइंड करने का बोला, थीटा नहीं। तो इससे यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करना है,
बेटा एक प्लेन में दो वेक्टर्स रखे हैं, इन दोनों के ऊपर मतलब जिस प्लेन में दो वेक्टर्स है उसी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला। तो वो पहले तो हम वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे कैसे, इन दोनों का लिया क्रॉस प्रोडक्ट, ये आंसर आ गया। ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है किस प्लेन पर, जिस प्लेन में ये दोनों रखे हुए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो हमने इस परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाले, तीन वेक्टर्स बने ए बी, ये तो क्वेश्चन में थे, और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर वेक्टर ये हमने निकाला। तो तीनों ए बी ए क्रॉस बी तीनों की मैग्नीट्यूड निकाली हमने, ठीक है, और बाद में फार्मूलास में गालिस पुट कर दी, यूनिट वेक्टर के फार्मूले में और साइन वाले फार्मूले में गालिस पुट की, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।